जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए प्रैक्टिस सेट में। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश होम गार्ड का जो प्रैक्टिस सेट था वो स्टार्ट किया था आरडब्ल्यूए के बुक का। और तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज जो मैं कराने वाला हूँ वो मॉक टेस्ट नंबर 3 कराने वाला हूँ, यानी मॉडल पेपर हमारा जो है वो 3 होने वाला है। और आप लोग देखिएगा इस मॉडल पेपर के अंदर कितने शानदार क्वेश्चन रखे गए हैं। और इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल पेपर की नकल तैयार की गई है। यानी अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो निश्चित ही आप एग्जाम्स हॉल के अंदर अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखिएगा क्वेश्चनों को ध्यान से और क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोगों को राइट आंसर चूज करना है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही आंसर होने वाला है ये आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं 5 सेकंड के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर को भी बता दिया करूंगा। देखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। और ये नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। यानी मेरठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी नौचंदी मेला मेरठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है, तो मेरठ के अंदर लगता है। बाकी कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्री लुटेरों की कार्रवाई के लिए हिंद महासागर में गश्त कौन लगाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो समुद्री लुटेरों की कार्रवाई के लिए हिंद महासागर में गश्त कौन लगाती है? क्या आर्मी लगाती है, वायुसेना या नौसेना या आईटीबीपी? तो फ्रेंड्स, जो समुद्री लुटेरे हैं उनकी कार्रवाई के लिए जो हिंद महासागर के अंदर गश्त लगाते हैं वो लगाती है नौसेना, यानी इंडियन नेवी आप लोगों ने सुना होगा। तो नौसेना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस मनाती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश होम गार्ड का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष किस तिथि को उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस मनाती है? तो 23 नवंबर को मनाती है। 23 नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने इस मॉक टेस्ट के अंदर ऐसे किसी भी क्वेश्चन को नहीं रखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा और अगर आपको नहीं आते हैं तो इन्हें नोट डाउन भी कीजिएगा। तो लगातार 6 बार जो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे वो कौन है? क्या दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या जवाहरलाल नेहरू हैं, या अब्दुल कलाम आज़ाद हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद जी ये लगातार 6 बार आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा 11 नवंबर को मनाते हैं, यानी 11 नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को हम किस एक हस्ती की जयंती के रूप में मनाते हैं। और अभी हमने उनका नाम भी डिस्कस किया है। तो आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस व्यक्ति की या किस महान पुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा कि 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2-3 बार ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, 1929 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इसलिए यह अधिवेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन के अंदर हुई थी? तो 1929 ईस्वी का जो लाहौर अधिवेशन था, इसी अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? क्या दूरी की है, गति की है, प्रकाश की तीव्रता की है या समय की है? तो प्रकाश वर्ष जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दूरी की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो आप लोगों को ये कमेंट में बताना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे कोई पूछता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप लोगों का आंसर होगा पारसेक। पारसेक को भी आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। आप लोगों को ये मैंने बता दिया। बाकी आप लोगों से मैं आशा करूंगा कि आप लोग एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का तापमान पूछा गया है, तो कितना होता है? 37 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पानी का हिमांक कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कोई भी पेन नहीं है जिसकी मदद से मैं आप लोगों को अच्छी राइटिंग में लिख के समझा सकूं, तो मैं जो बोलता हूं आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो पानी यानी वाटर के जो हिमांक की बात करेगा, तो पानी के हिमांक की बात करेगा तो कितने पे होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और अगर पानी के क्वथनांक की बात करेगा, पानी के क्वथनांक की, डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, ये 0 डिग्री पे जो होता है वो पानी का हिमांक होता है। लेकिन अगर पानी के क्वथनांक की बात करेगा तो 100 डिग्री पर जो होता है वो पानी का क्वथनांक होता है। तो आप लोग ये दोनों बातें भी याद रखिएगा। बाकी अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने कब बराबर होते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने कब बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, यानी इक्वल हो जाते हैं। तो इतना सारा कुछ आप लोगों को इस क्वेश्चन से मैंने बताया है, याद रखना है। बाकी यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे परम शून्य ताप कब होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस जब होता है तब इसे हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। तो इतनी सारी डिटेल आप लोग इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं और अपने आप को मतलब अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाकी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। यानी केंद्र और राज्यों की बीच जो भी शक्तियां होती हैं उनके बंटवारे से संबंधित कौन सी अनुसूची है, ये आप लोगों को बतानी है। तो कौन सी अनुसूची है जो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, आठवीं अनुसूची के अंदर भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आठवीं अनुसूची के अंदर भाषाएं हैं। बाकी आप लोगों को पता होगा कि 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है। और तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अंदर इसका राइट आंसर है ही नहीं। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 7वीं अनुसूची। केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित जो है वो 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? माइकल एच डेबोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनस। तो ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी इन तीनों व्यक्तियों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड 2025 दिया गया है। तो इन तीनों के नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद जरूर रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसके अंदर जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? यानी अनटचेबिलिटी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अस्पष्टता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद 17 है। तो आर्टिकल 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर डिस्कस किया था, भारतीय संसद के सदन की बात करेगा तो 2 सदन है, एक हमारा लोकसभा और एक हमारा राज्यसभा। राज्यसभा जो है हमारा वो उच्च सदन है, और या स्थायी सदन है, या कभी भी पूर्णतः भंग नहीं होता।
यानी यह हमारा स्थायी सदन कहलाता है, और लोकसभा जो है वो हमारा निम्न सदन है। तो इतना आप लोगों को डिस्कस करवा दिया। बाकी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर भारतीय संसद के अंग की बात करेगा तो हमारे 3 अंग हो जाएंगे, एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा और एक होगा प्रेसिडेंट। तो अगर अंग पूछे जाएंगे तो 3 हैं, और अगर सदन पूछे जाएंगे तो 2 हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी डीपीएसपी की बात की गई है, डीपीएसपी की बात की गई है, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं। तो आयरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व के जो साक्ष्य हैं वो लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये आप लोगों को बताना है। क्या रोवाल्ड थे, या रॉबर्ट पेरी थे, या यूरी गागरिन थे, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट पेरी। ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और ये कब पहुंचे थे, तो ये 1909 ईस्वी के अंदर पहुंचे थे, 1909 ईस्वी में पहुंचे थे। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूरी गागरिन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। तो चंद्रमा पर प्रथम बार कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इन्होंने कब ये किया था, ये 1969 ईस्वी में किया था। तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे तो भारत रत्न इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग परमवीर चक्र की बात करें तो परमवीर चक्र जो है वो सैन्य सम्मान, यानी हमारा जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है वो परमवीर चक्र है। तो परमवीर चक्र को भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, या सर्वोच्च सैन्य अवार्ड कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति क्षमादान देता है। तो राष्ट्रपति का क्षमादान की बात की गई है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान देता है। और बाकी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है। तो ये दोनों आर्टिकल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है। और पराबैंगनी किरणों की बात की गई है, तो पराबैंगनी किरणों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। और भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, यानी फेसबुक की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो फेसबुक की स्थापना 2004 के अंदर हुई थी, और 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई। और 2006 के अंदर ट्विटर की स्थापना हुई। तो ट्विटर को अभी हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं। तो ट्विटर की स्थापना अगर आपसे कोई पूछेगा तो 2006 के अंदर, और फेसबुक की स्थापना 2004 में। और 2009 के अंदर 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में, और इंस्टाग्राम 2010 में आया था। तो 2010 में अगर आप लोगों से कोई पूछता है इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई, तो 2010 में हुई। और 2005 में यूट्यूब, जिससे आप लोग डेली पढ़ाई करते हैं, तो यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी। ये सारे एप्लीकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इनको आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 के बारे में पूछा गया है, तो इसे कब मनाया गया था, इसे 24 जनवरी को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, क्या भौतिक परिवर्तन है, क्या ऑक्सीकरण है, क्या अपचयन है, या रासायनिक परिवर्तन है। तो क्या है, ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिटमस परीक्षण से
लिटमस परीक्षण में प्रयुक्त लिटमस निम्नलिखित में से किस पादप से उद्ग्रहित होता है। यानी लिटमस के बारे में पूछा गया है और ये किससे प्राप्त होता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किससे प्राप्त होता है, क्या नींबू घास से प्राप्त होता है, हल्दी से, या लिकोरिस से, या सेबाल से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लिटमस जो है वो सेबाल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा के रूप में किसको वर्णित किया गया है। क्या मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, या डीपीएसपी को, या प्रस्तावना को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रस्तावना, प्रीम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। तो संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसको बोला था, तो आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को बोला था। इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस वेद में श्वेताश्वेतरोपनिषद सन्निहित है। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस वेद के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, या किस वेद में ये सन्निहित है। क्या सामवेद के अंदर है, क्या सामवेद के अंदर है, यजुर्वेद के अंदर है, अथर्ववेद के अंदर है, या ऋग्वेद के अंदर है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर ये श्वेताश्वेतरोपनिषद सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ टेबलॉक्स में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे और ये करंट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे जो कंप्यूटर से संबंधित होंगे। तो इनमें से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई है। तो इनमें से सबसे बड़ी जो है वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर टीबी यानी टेराबाइट है। और इन सभी में टेराबाइट सबसे बड़ी है। और अगर इन सभी में सबसे छोटी पूछी जाएगी तो केबी है, और फिर उसके बाद में एमबी है, फिर जीबी है, फिर टीबी है। तो अगर क्रम में लगाने को आपसे पूछेगा तो सबसे पहले केबी, देन उसके बाद में एमबी, फिर उसके बाद में जीबी, फिर उसके बाद में टीबी। इस तरीके से ये बढ़ते हुए क्रम में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टीबी यानी टेराबाइट इनमें सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। और इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आंवला इनमें से सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत है, यानी आंवला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला एक किस्मा देश बन गया है। और ये क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो कि मुद्राओं से संबंधित होते हैं और राजधानी से संबंधित होते हैं या किसी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शहर से संबंधित होते हैं वो जरूर आपसे पूछे जाएंगे। और ये वर्ल्ड लेवल का है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है। तो अभी हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है। तो बुल्गारिया बना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस परिघटना पर आधारित है। तो प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है ये पूछा गया है। और ये क्या व्यतिकरण पर आधारित है, या विक्षेपण पर, या विवर्तन पर, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाशीय तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। 4 विटामिन के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन इनमें से वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वाटर मिक्स्ड और एक होते हैं नॉन वाटर मिक्स, यानी एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं जल में अघुलनशील। जो जल में अघुलनशील होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील है। बाकी विटामिन B12, B6, विटामिन सी ये सारे ही जल में घुलनशील हैं। तो आप लोगों को याद रखना है वी और सी जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी A, D, E के ये सारे जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है ढाई घाट मेला कहाँ लगता है, और ढाई घाट मेले के बारे में पूछा गया है। और ढाई घाट मेला कहाँ लगता है, क्या शाहजहाँपुर लगता है, हरदोई लगता है, सीतापुर या मेरठ। तो ढाई घाट जो मेला है वो शाहजहाँपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश होम गार्ड के एग्जाम्स में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन है कि किसान पाठशाला योजना कब शुरू हुई थी, और किसान पाठशाला योजना के बारे में पूछा गया है। तो किसान पाठशाला योजना कब शुरू हुई थी ये आप लोगों को बताना है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, किसान पाठशाला योजना कब शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी, 2016 में शुरू हुई थी, 2017 में शुरू हुई थी, या 2010 में शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2017। तो किसान पाठशाला योजना को आप लोगों को जरूर याद रखना है, ये 2017 के अंदर शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में कितने रंग हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है, इस मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे भी किसी ना किसी एग्जाम्स में, चाहे होम गार्ड हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, लेखपाल का हो, या अन्य कोई एसएससी का एग्जाम हो, किसी में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि इनका लेवल इतना शानदार है। तो आप लोगों से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में कितने रंग हैं, क्या 4 हैं, 2 हैं, 1 है या 3 है। तो उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक ध्वज है उसके अंदर 2 रंग होते हैं, आप लोगों को पता होगा 2 रंग होते हैं। और कौन कौन से रंग होते हैं कमेंट में बताना है, कौन कौन से रंग होते हैं। एक होता है लाल, एक लाल होता है यानी रेड, और एक होता है नीला, एक लाल एक नीला, ये 2 रंग होते हैं। तो आप लोगों को इन कलर्स को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है, बिजनौर, रामपुर, लखनऊ या मेरठ। तो ये रामपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट हुई, और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूछा गया है, और योजना से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट हुई थी, ये 2022 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे माना जाता है, और भारतीय असंतोष का जनक की बात करेंगे तो किसे माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक माना जाता है, तो इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39। मेरठ का नौचंदी मेला किसका प्रतीक माना जाता है, और ये क्वेश्चन पीछे हम लोग डिस्कस करके आए हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो चेंज कर दिया है एग्जामिनर ने। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मेरठ का नौचंदी मेला किसका प्रतीक माना जाता है, क्या कृषि महोत्सव या वीरता या व्यापार या सांप्रदायिक सौहार्द। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिक सौहार्द, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं और इसलिए यह सांप्रदायिक सौहार्द का उत्सव या प्रतीक माना जाता है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया, और विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो ये फंक के द्वारा दिया गया है, बेंजामिन फंक। तो फंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, और उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे तो क्या होगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रेसिडेंट या उपराज्यपाल। तो संवैधानिक प्रमुख उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि भारतीय संविधान के अंदर किस आर्टिकल में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है, यानी किस आर्टिकल के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में राज्यपाल, गवर्नर लिख के छोड़ेंगे और मैं आप लोगों को उस आर्टिकल के बारे में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, और प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मंडल हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो 18 मंडल हैं अभी उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है, क्या जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है,
क्या मोतीलाल नेहरू को माना जाता है, महात्मा गांधी को माना जाता है या सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पूछा गया है, तो कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या बरेली? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयागराज। प्रयागराज के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, बहुत से भाई और बहनों को पता होगा कि भारतीय कला भवन जो है वो बनारस के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट कब पारित हुआ? और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 3-4 बार उत्तर प्रदेश के यूपी SSC के लेखपाल और वीडियो और यूपी लोअर PCS ये 3 बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट कब पारित हुआ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने देखा कि ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है तो मैंने इस क्वेश्चन को भी स्मॉक टेस्ट में जरूर डाल दिया। तो ये कब पारित हुआ था आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 1948 के अंदर पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? और प्रसिद्ध भारत माता मंदिर की बात करेंगे तो कहाँ स्थित है? क्या लखनऊ के अंदर है, क्या कानपुर के अंदर है, क्या वाराणसी के अंदर है या आगरा के अंदर है? तो प्रसिद्ध भारत माता मंदिर जो है वो वाराणसी के अंदर है। तो वाराणसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कालपी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? और कालपी नगर की बात करेंगे तो कालपी नगर किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, सोन या माही? तो कालपी नगर यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को स्किप नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? क्या काशी में, अयोध्या में, वृंदावन या मथुरा? तो पागल बाबा मंदिर कहाँ मिलेगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। क्या वृंदावन होगा या अयोध्या होगा? तो वृंदावन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन के अंदर 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? क्या लखनऊ के अंदर हुई थी, मेरठ के अंदर हुई थी, गाजियाबाद के अंदर हुई थी या मुरादाबाद? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? और आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे देता हूं और आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तब भी आप लोग क्या करेंगे, तब भी आप लोग 50 क्वेश्चन 50 ऐसे करके कमेंट करेंगे। और जैसे ही आप लोगों ने कमेंट में क्वेश्चन 50 टाइप किया, मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई करूंगा और आप लोग करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कमेंट किया और मैंने कमेंट को इग्नोर कर दिया। जो भी भाई मेरे वीडियो के अंदर कमेंट करता है मैं उसको रिप्लाई जरूर देता हूँ, चाहे भले ही वो क्यों ना निगेटिव कमेंट करे, मेरे से कुछ मतलब ऐसा कुछ कहा है कि भाई तेरे को कुछ नहीं आता, ये वो कहे, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं जो कर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ एक वीडियो को बनाने के लिए, मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो सब मेरे को पता है। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होता हूँ। तो आप लोगों से मेरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, जो भी मेरे भाई बहन हैं जो भी तैयारी करते हैं तो वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा हूँ और कुछ करने का जो जुनून है मेरे अंदर वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं, तो आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और अगर वीडियो को अंत तक आप देखें तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। और जैसा कि मैंने जो भी क्वेश्चंस को स्किप किया है कमेंट बोलने के लिए, उन पे आप लोगों को आता है फिर भी कमेंट करें, ना आता है फिर भी कमेंट करें, तो मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। और जैसा आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।